बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लास 12 एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी के टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, जो शीत युद्ध के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें जाने। ठीक है, तो उसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो शीत युद्ध में क्या क्या हुआ था, तो देखिए हम लोग एनसीईआरटी का जो टॉपिक खत्म कर रहे हैं। ठीक है, शीत युद्ध का जो दौर था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब जो है तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। हम लोगों ने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा और क्यूबा का मिसाइल संकट इसके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुंचे हैं कि दोनों ध्रुव है ना, दो ध्रुवीय जो शक्ति थी, तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। इसमें दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ जब हुआ तो इसके बारे में क्या ख्याल है देखते हैं। चलिए, देखिए दो ध्रुवीय विश्व का जब आरंभ हुआ तो दो महाशक्ति के बारे में हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, अमेरिका और, तो दो महाशक्ति विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। अब ये दो शक्ति कौन थी, ये भी हमने पिछली क्लास में बताया। तो ये दो शक्ति जो है कौन कौन सी है? ठीक है, ये दोनों शक्ति जो है तो सोवियत संघ और अमेरिका, सोवियत संघ, ठीक है, और अमेरिका, ये दो महान शक्ति थी उस समय। ठीक है, ये दो महान शक्ति थी। तो इसी शक्ति के बारे में बात की जा रही है, इस शक्ति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, दुनिया दो गुट में के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बढ़ गई। मतलब महायुद्ध हुआ ना, तो महायुद्ध से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसमें कुछ देश इस तरफ चले गए, कुछ देश इस तरफ चले गए। दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे। लेकिन बात ये था कि सबको चाहिए था कि भाई एक कम से कम एक कम से कम देश पकड़ ले जाए, एक राष्ट्र को पकड़ ले, एक महाशक्ति को पकड़ ले, नहीं तो कोई उसका चारा नहीं है। ठीक है, तो किसी एक महाशक्ति, जैसे एक शक्ति ये वो एक शक्ति हो, तो सभी देश जो है, कोई देश इसमें चले गए, कोई देश इसमें चले गए। ठीक है, महायुद्ध होने वाला था, वो सेफ्टी रखना है ना, नहीं तो बचाएगा कौन। ठीक है, दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के प्रभाव से बच सके, मतलब एक का सहारा तो लेना पड़ेगा। परस्पर विरोधी गुट के अपेक्षाकृत दोनों देशों ने महाशक्तियों के साथ साथ अपने महाशक्ति के साथ साथ महाशक्ति के साथ साथ अपने देशों ने महाशक्ति के साथ साथ अपने अपने क्या किए, अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। मतलब अपना अपना वहीं पर जाकर जुड़े जहां उनका हित हो। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला। और क्या है, स्थानीय मैंने जो वहां पर थे और जिससे मिले, उन्होंने क्या सुरक्षा का वादा मिला, साथ में हथियार, आर्थिक मदद मिली। और इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी, और अपने पड़ोसी देशों से होड़ की और बगल वाले देश भी आ जाए। महाशक्ति के नेतृत्व में गठबंधन की पूरी व्यवस्था से पूरी दुनिया में दो खेमों में बढ़ गई। तो पूरी दुनिया जो है दो विश्व युद्ध जब हुआ तो एक पार्टी इधर हो गया, एक पार्टी इधर हो, दो भागों में बढ़ गया। जाने अब जब बढ़ते गया तो इसका खतरा और ज्यादा बढ़ गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ था। पश्चिमी यूरोप और सब पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष ले लिया, ये भी हो गया। और जब पूर्वी यूरोप जो है सोवियत खेमे में शामिल हो गया, इसलिए ये खेमे पश्चिमी पूर्वी गठबंधन भी कहलाया। मतलब कि यूरोप जो है बहुत बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा राष्ट्र हुआ था, तो बहुत बड़ा होने के कारण आधा पार्ट इधर बढ़ गया, आधा पार्ट इधर बढ़ गया। तो पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, ठीक है ना, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, ये दो भागों में बढ़ गया।
पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन रूप दे दिया। पश्चिमी गठबंधन जो हुआ एक संगठन नाम दे दिया। अप्रैल की बात है 1947 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना हुई। याद रहे, एग्जाम में आता है NATO। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर अटलांटिक, ठीक है, संधि, ठीक है, नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें 12 देश शामिल थे। 12 देश कौन कौन से थे? इस संगठन ने घोषणा की, क्या घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी, ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारा पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, नाटो का अब यहाँ पर पिक्चर जो है अच्छी तरह से दिखाया गया है। जैसे नाटो के सदस्य जो है इस कलर में दिए हुए हैं, वर्षा पैक्ट के सदस्य, अन्य कम्युनिटी, और सबका पिक्चर वाइट दिखाया गया है। जैसे ये सब जो एरिया है येलो वाला, ठीक है, ये सब जो है नाटो का सदस्य है। ठीक है, ठीक। अच्छा, शीत युद्ध के दौरान जो यूरोप के दो प्रतिनिधि गठबंधन था, उसमें ये मानचित्र में दिखाया गया। इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अच्छी तरह से, है ना, इसे आज ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, और ये रहा। अब पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, ठीक है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया में बटा हुआ है। ठीक, समकालीन विश्व की राजनीति ऐसी थी। ठीक है, तो बात कहाँ छोड़े थे कि इस संगठन ने घोषणा की, क्या घोषणा की, इन संगठन ने क्या घोषणा की कि अथवा उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। मतलब क्या है कि एक देश के ऊपर हमला अगर होता है तो सभी देश बोलेंगे, सभी देश को कष्ट पहुंचेगा। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे को मदद करेगा, ये भी बात सही है। और इस प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि कहते हैं। वार्सा संधि याद रहे, वार्सा संधि, वार्सा संधि की हमने नाम ली। ठीक है, अब इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने इसकी स्थापना 1955 में की और इसका मुख्य काम था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरत और छोटे देशों की लाभ हानि की गणित से होता है। छोटा छोटा देश जो है मिलते जाते हैं तो ये बड़ा बनते जाता है। जैसे कि ऊपर बताया गया कि महाशक्तियों के बीच इतनी तनातनी और मुख्य अखाड़ा यूरोप बना था कि कुछ एक मामलों में ही हुआ था, बाकी सब में तो झगड़ा हो ही गया था। ठीक है, और क्या हुआ, अपने अपने गुट शामिल करने के लिए देशों ने ताकत का इस्तेमाल किया, और ये तो हो गया। और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखल अंदाजी इतना उदाहरण है, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखल अंदाजी इसमें उदाहरण दिया हुआ है। तो याद रहे ये टॉपिक, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखल अंदाजी, इसका उदाहरण है सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव इस्तेमाल, सोवियत संघ जो था वो पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव इस्तेमाल किए। ठीक है, प्रभाव इस्तेमाल किए और प्रभावित दिखा। इस क्षेत्र के इस क्षेत्र इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहा है। मतलब समझे कि इस क्षेत्र के इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना व्यापक उपस्थिति में एक सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया। सोवियत संघ, याद रहे सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, और सोवियत संघ के दबदबे में रहे, यही बोल रहा है। और पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया, पूर्वी दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। ठीक, और इन गठबंधन के को दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन एस SEATO, ठीक है, के केंद्रीय संगठन सेंटो कहा गया। याद करके रखना है, SEATO और सेंटो। ठीक है, ये क्या था, तो पश्चिमी एशिया में अमेरिका गठबंधन। ठीक है, और इसके जवाब में सोवियत संघ तथा चीन ने इस क्षेत्र में देशों में मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपना मजबूत कर लिया। ठीक,
चलते हैं जल्दी क्लियर करते हुए। अभी ये था कि शीत शीत काल के कारण, सॉरी सॉरी शीत युद्ध के कारण, ठीक है, विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में अपने वैश्विक शासन और मसलन ब्रिटेन फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नौ स्वतंत्र देशों की चिंता हुई कि कहीं वे इस आज़ादी को पाने पानी के साथ खो ना बैठे। मतलब क्या है कि अब उसके पार्टी में जाएंगे और दोनों महाशक्ति थे। एक तो था कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है अपना दबदबा बनाया हुआ था, अपने चंगुल में फंसाया हुआ था। अब फिर से एक जगह छूटेंगे दूसरी जगह चले जाएंगे, तो गठबंधन में भेद पैदा हुए, बड़ी जल्दी में उनमें दरार आ गया। साम्यवादी चीन जो थे तब 1950 के दशक में उत्तरार्ध के सोवियत संघ से अनबन हो गई और 1969 में इन दोनों के बीच एक भू भाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। याद रहे ये यही जो है बंटने का कारण हुआ, यही एक दरार पड़ी। इस दौर पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसको हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। याद रहे ना, याद रहे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व गुटबाजी से अलग रखने का मौका दिया। मतलब कि ये जो ध्रुवीय जो है अलग अलग है ना, ये जो ध्रुव है ये अलग अलग, इन दोनों को अलग है, मतलब कि इन दोनों से बच के रहे। आप ये सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर महाशक्ति ने अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी अस्थायी सेना के बूते पर महाशक्ति दोनों इतना ताकतवर थे कि एशिया के और अफ्रीका के, यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे छोटे जो शक्तिशाली जो भी अपना शक्ति इतना पावर बना लिया था कि साझी शक्ति का भी उससे मुकाबला नहीं हो पाता। मतलब कि कोई दो दो मिल भी जाते तो कोई मुकाबला नहीं कर पाते। हमें ये समझने की जरूरत है कि महाशक्ति के निम्न कौन कौन सा कारण था जिसके बड़े काम थे। तो महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज महत्वपूर्ण संसाधन थे। दूसरी बात क्या थे, भू क्षेत्र, यहाँ से महाशक्तियाँ अनेक हथियार और सेना का संचालन कर सके, इसलिए वे लोग अलग गुट बांध रहे थे। सैनिक ठिकाना, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे से जासूसी कर सके। और आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन कर और सेना का खर्च उठा सके, इसलिए ये लोग गुट बनाना चाहते थे। ठीक है, और साथ में ये सब कारण हुआ, सैन्य खर्च वहन करते थे। और ये ऐसे कारण के कारण दोनों जो छोटे देशों को महाशक्ति के लिए जरूरी बना दिया था, और मतलब कि बंटना जरूरी हो गया था। और विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल हो देश की निष्ठा से यह संकेत मिलता है कि महाशक्ति विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रहा है। ठीक है, गुट में शामिल होकर रहे देश के आधार पर वे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सोच सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र जो है पूंजीवादी, समाजवादी और साम्यवाद के कहीं बेहतर है। तो समाजवाद, साम्यवाद और उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवाद की अपनी बेहतर है, मतलब कि पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। तो कौन कौन सा बेहतर है, साम्यवाद से कहीं बेहतर है। अ, 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 फिर से एक बार बताएं, उदारवादी लोकतंत्र एवं पूंजीवाद पूंजीवाद समाजवाद या साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हम लोग क्लियर किए। तो और इसको अभी हम लोग मतलब कि सीरीज की तरह से स्पीड में ले जा रहे हैं। और इसको हम लोग तोड़ तोड़ कर भी करेंगे, है ना, तोड़ तोड़ कर भी करेंगे, अलग अलग पार्ट बाई पार्ट करेंगे। लेकिन हमारा पहला एम बनता है कि सभी बच्चों के लिए कि सिलेबस पूरा कवर किया जाए और पूरा वन शॉट वीडियो में कंप्लीट किया जाए, वन प्ले लिस्ट में हमारा डाला जाए। तो ये आप लोग को कहीं से अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लगातार आप लोग लगे रहें और आगे और भी अच्छी तरह से। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा शीत युद्ध के दायरे कितने थे, तो सब बारे में डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में लगे रहें लगातार सीरीज में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में लगे रहें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।